जय हिंद। आज क्लास 10th मैं ललित कुमार बताने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर 3 भारतीय भवन का अति लघुत्तरीय प्रश्न। इससे पहले वीडियो में बनाया गया था। जस्ट ये वीडियो में आप देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। कौन सी प्रश्न देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 1 लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आप। धातु एवं अधातु में एक अंतर बताएं। मतलब धातु और अधातु में एक अंतर बताना है आपको। तो लिखेंगे इसका आंसर, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातु में कोई चमक नहीं होती है। सेकंड पॉइंट भी आप बता सकते हैं कि धातु को पीट कर पत्थर बनाया जाता है, अधातु को पीट कर पत्थर नहीं बनाया जाता है। मेटल एंड नॉन मेटल डिफरेंट बिटवीन सेम कॉमन डिफरेंट, मतलब थोड़ा मोड़ा अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तब आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पढ़ते हैं। कुछ नंबर 2 लिखा हुआ है कि धातु में विद्युत की सुचालक क्यों होती है। बताएंगे आप कि धातु में विद्युत की सुचालक क्यों होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, धातुओं के परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी कारण विद्युत की धारा प्रवाहित होने पर उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सतत होता है, इसलिए वह विद्युत का सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है? कि धातु के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या होता है? धातु के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके कारण विद्युत का वो धारा प्रवाह करता है और इसलिए वो विद्युत का वो सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले 3, धातुओं की तन्यता और आघात वर्तनता से आप क्या समझते हैं? है ना, धातु के तन्यता और आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर समझेंगे, धातु की तन्यता का तात्पर्य है खींचकर तार बनाना। तन्यता का मतलब क्या हुआ? धातु को खींचकर तार बनाना। धातुएं तन्य होती है, अर्थात वह गुण जिस कारण धातुओं से तार खींचे जा सकते हैं, उसे आघात वर्धनीयता धातु का एक गुण है। इसे हथौड़े से पीटकर चदरें बनाई जाती है, अर्थात वह गुण जिस कारण धातु को पीटकर चदरें बनाई जाती है। यह सोना सिल्वर सर्वाधिक आघातवर्धी और तन्य है। समझ गए होंगे कि जिसे तार के रूप में खींचेंगे वो तो क्या हो गया? तन्य हो गया, और जिसे पीट के चदरे के रूप में बनाएंगे उसे आघातवर्धनीयता हो गया। जिसका आयतन फैलेगा वो क्या हो जाएगा? आघातवर्धनीयता कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई लिख लीजिए, वीवीआई ही क्वेश्चन है ये। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? आंसर लिखेंगे, धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय या भास्मिक दोनों गुणों प्रदर्शित है। धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय या भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्या होगा? द्विधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल्स होगा। मतलब धातुओं के वे ऑक्साइड, धातुओं के वो ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय या भास्मिक दोनों गुणों प्रदर्शित हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखने वाले 5, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सा धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? मतलब कि ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी, मतलब एक अधातु है, कौन सा उसमें धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? ग्रेफाइट में धात्विक गुण मौजूद है क्योंकि उसमें चमक होती है और वह विद्युत का धनात्मक होती है। क्या होती है? ग्रेफाइट में धात्विक गुण मौजूद है क्योंकि उसमें चमक होती है और वह विद्युत धनात्मक होती है। असमयोजित यौगिक, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन बनाते हैं तो यह समयोजित बंधन कहलाते हैं। इनमें यौगिक सहयौगिक कहलाते हैं। इसमें यौगिकों परमाणु के इलेक्ट्रॉन से बीच परस्पर साझेदारी करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले 6। आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु Ar2 क्यों नहीं बनाते हैं? आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु Ar2 क्यों नहीं बनाते हैं? आंसर लिखेंगे,
आर्गन अक्रिय गैस है। आर्गन आप सब लोग जानते हैं कि एक अक्रिय गैस है। विद्युत बल में इसी गैस को भरा जाता है। आर्गन, नियॉन, जिप्टॉन, क्रोन, ये सब का गैस को उसमें भरी जाती है। इसका अष्टक पूरा रहता है, इस कारण किसी से संयोग या बंधन नहीं बनाता है। इसी कारण यह परमाणु के रूप में रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आर्गन अक्रिय गैस है, इसका अष्टक पूरा रहता है, इस कारण किसी से संयोजक बंधन नहीं बनाता है। इसी कारण यह परमाणु के रूप में रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं 7। परमाणु एवं आयन में अंतर लिखें। परमाणु एवं आयन में अंतर लिखें। आंसर लिखे, परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। समझ गए, परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आई होप आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। इससे पहले वीडियो में हम बताए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी में देखते हैं आयन। आयन दिखा देंगे, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने से परमाणु परिवर्तित रूप को आयन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को या तो वो ग्रहण करेगा या तो वो त्याग करेगा। यही जो परमाणु का जो आकार बदलेगा, आकार में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तित होगा, उसी रूप को हम क्या कहेंगे? आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन एवं ऋणायन। अर्थात सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनायन आयन बनता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। अभी आप समझ होंगे। मतलब एक देगा तो धनायन, लेगा तो ऋणायन। मतलब लेने वाला कर्जा ऋणायन कहलाता है, देने वाला धनायन तो प्लस कहलाता है। आई होप आप समझ होंगे परमाणु और आयन में क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 8। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं? सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं? आंसर, एकल सहसंयोजक बंधन सिंगल कन्वेंट बॉन्ड, द्विसंयोजक बंधन डबल कन्वेंट बॉन्ड, और त्रिसंयोजक बंधन ट्रिपल कन्वेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बंधा हुआ। जैसे दिखाते हैं हमको सिंगल बॉन्ड कैसे बना होता है। जैसे ये मीथेन है, CH4 है ना, ये तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन सब में 4 जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑलरेडी ये आंसर हो जाएगा। ये हुआ सिंगल बॉन्ड हो गया। कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अगर डबल होता है डबल बॉन्ड हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म साझा होता है तब उसे बीच में एकल संयोजक बंधन बनता है। जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक युग्म साझा होता है तब उसके बीच एकल संयोजक बंधन बनता है। जैसे H+S डैश, जैसे एक कॉमा दिया हुआ तो एकल बंधन है। HH के डैश एकल बंधन हुआ। देखने वाले हैं द्विसंयोजक बंधन, जब संयोग करने वाले 2 परमाणुओं में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उनके बीच द्विसंयोजक बंधन बनता है। जब संयोग करने वाले 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उनके बीच द्विसंयोजक बंधन बनता है। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो यहाँ रेशियो बना, या द्विबंधन, या इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे। देखने वाले त्रिसंयोजक बंधन, जब संयोग करने वाले 2 परमाणुओं 3 जोड़े या इलेक्ट्रॉनों 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच त्रिसंयोजक बंधन बनते हैं। जैसे 2-2-2 तो कितना 2-2 रेशियो बना, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं आप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर। अगर आप हमें ऑफलाइन में मिलना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर हॉस्टल क्लास 1 to 12 प्लेस
GMSS स्कूल मधुबनी यानी सूर्य हाई स्कूल मधुबनी, नियर ज्ञान विकास पब्लिक स्कूल बड़ी बाजार मधुबनी, एक प्लेस स्थान गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी। 2 प्लेस इंस्टीट्यूट चल रही है। आप जहाँ भी आपको अगर सुविधा मिलते हैं तो आप वहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है? आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है? आंसर, कार्बन टेट्राक्लोराइड उदासीन अणुओं से बने होते हैं, ये आयन से नहीं बने हैं, इस कारण यह जलीय विलयन या पिघली अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। एक बार और ध्यान सुनेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड उदासीन अणुओं से बने होते हैं, न्यूट्रल्स, ये आयन से नहीं बने हैं, इस कारण यह जलीय विलयन या पिघली अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब, क्योंकि किंतु दूसरी ओर कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में नहीं घुलता है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बन यौगिक विलायक के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती, अतः सोडियम क्लोराइड जैसे यौगिक में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर देखें 11, CH4 और CO2 इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो CH4 मतलब हो गया मीथेन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, ये क्या है? एल्केन ग्रुप का समूह है, CnH2n+2 ग्रुप का ये सदस्य है। तब आप समझ कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 था, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 है। और देखेंगे यहाँ पर CO2 का, तो ऑक्सीजन 2 और कार्बन के पास 2 रख दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक यौगिक के बनने में समयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका होती है? किसी रासायनिक यौगिकों के बनने में समयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका होती है? तो आई होप आप आंसर देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों ही समयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। समयोजी इलेक्ट्रॉन ही तत्व के साथ बंधन बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं, इसी कारण इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण इसकी भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 13, किसी तत्व A की परमाणु संख्या 12 है, किसी तत्व A की परमाणु संख्या 12 है और दूसरे तत्व B की परमाणु संख्या 17 है। A की 12 है और B की 17 है। A और B के संयोग से बने यौगिक का सूत्र लिखें। A 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp_df पे निकालेंगे, इसके sp_df, इसका फॉर्मूला s का 2 p का 6 sp2 6 10 14 6 10 14 इसमें होगा इसे। तो A का देखिए याद है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, B 17 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, A धातु मैग्नीशियम Mg तथा B धातु क्लोरीन Cl, संयोग Mg अब B धातु क्लोरीन है, इससे संयोग से मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, MgCl2 बनता है। क्या बनता है? MgCl2 बनता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन में देखना 14 एक में लिखा है, और तुम अमोनिया के अणु के कुल कितने सहसंयोजक बंधन हैं? 2 में सोडियम अणु कहना क्या सही है? उत्तर, अमोनिया के अणु में कुल 3 संयोजक बंधन हैं। कितने बंधन हैं? 3। हाँ, सोडियम के अणु कहना उचित है। समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में के एक में कह रहा है कि अमोनिया के अणु के कुल कितने संयोजक बंधन हैं, और 2 में सोडियम अणु कहना क्या यह सही है? आंसर का हाँ, अमोनिया के अणु में कुल 3 संयोजक बंधन हैं। यस, सोडियम को अणु कहना उचित होगा। क्वेश्चन में देखेंगे 15, निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति पर प्रकाश डालें।
जल H2O। H परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु में प्रत्येक के एक एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा द्विपूरक बनाते हैं तथा ऑक्सीजन पूरक करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु अष्टक पूरा कर लेता है H-S, जैसे 1 दिया है। इसी प्रकार जल के अणु में 2 संयोजक बंधन होते हैं। जल के परमाणु कितने बंधन होते हैं? 2 बंधन होते हैं। क्वेश्चन देखना, नाइट्रोजन अणु N2। नाइट्रोजन अणु के समयोजी सेल में 5 नाइट्रोजन परमाणु के समयोजी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अतः नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। मतलब 3-3 लेकर क्या कर लेते हैं? अष्टक पूरा। मतलब उसमें तो 5 रहता ही है और 3 लेके अष्टक पूरा करते। अतः नाइट्रोजन अणु में 3 संयोजक बंधन बनते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, Mg2++ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन का ये दिया है Mg। तो O2 माइनस की नेगेटिव 2 6 और 2 8, मतलब 6 2 8 ऐसे बनाते हैं। MgO प्लस ऐसे मैग्नीशियम जो है MgO बना है। MgO यौगिक में M2+ आयन तथा O- आयन। कैल्शियम क्लोराइड CaCl Ca+Cl CaCl2 लेंगे यहाँ तक, तो O+Cl बना के बनाएंगे। क्वेश्चन देखने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तत्व W, X, Y और Z के परमाणु संख्याएं क्रमशः 7, 9, 10 और 11 है। तत्वों के निम्नलिखित युग्म से बने यौगिक का सूत्र लिखें और उनमें विद्यमान बंधन की प्रवृत्ति बताएं। मतलब तत्व 4 को एलिमेंट यहाँ दिया गया W, X, Y, Z, जिसके परमाणु संख्या दे दिया गया है 7, 9, 10 और 11 है। तत्व के निम्नलिखित युग्म से बने यौगिक का सूत्र लिखें और उन विद्यमान बंधन को बताएं। W2X3 संयोजक बंधन है। X2 एकल संयोजक बंधन है। WX3 त्रिसंयोजक बंधन है। YZ2 द्विसंयोजक बंधन है, सहसंयोजक बंधन है। क्वेश्चन में देखने वाले 17। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 17। X और Y तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निम्नलिखित है। X = 26 और Y = 2882। X और Y के बीच बनने वाले बंधन की प्रकृति बताएं। X इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है, अर्थात वो ऑक्सीजन होगा। और Y इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 10 2 8 2 10 10 2 20 होता है। अर्थ ये क्या हुआ? कैल्शियम हुआ। क्या ये? कैल्शियम है। Ca+O2 को मिलाएंगे CO2 और Ca2+O2 के निगेटिव CO या विद्युत संयोजक बंधन बनते हैं, अर्थात CO आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। देखेंगे यहाँ पर धातु A जिसकी परमाणु संख्या 19 व पोटेशियम यानी K19 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 तथा क्लोरीन 17 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। A का अभिक्रिया के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 K2L8M 8O1 है। A अभिक्रिया के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 यानी K के 2 8 L का 8 M का 8 वैल्यू है। तो नोट A धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एक ठोस क्लोराइड बनाती है और A धातु अपना एक परमाणु को त्याग देती है, जिससे क्लोरीन अष्टक पूरा करते हैं। एक परमाणु A दूसरे परमाणु B 2 इलेक्ट्रॉनों का प्रदान कर एक यौगिक बनाता है। तो A के समयोजिता और B के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। A की समयोजकता 2 है, B की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
6 है। अतः ए और बी मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO यौगिक बनाएंगे, जिससे उपस्थित आयने की Mg2+O2 की निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 20। हाइड्रोजन अणु H2 के बनने में 2 H यानी 4 हाइड्रोजन परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करते हैं, फिर भी हाइड्रोजन का अणु काफ़ी अस्थायी होता है, क्यों? उत्तर, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के संयोग से हाइड्रोजन अणु H2 बनता है। इसमें हाइड्रोजन के दोनों परमाणु एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों को साझा करके दूसरे परमाणु पूरा करते हैं, H1 तो पूरा करते हैं। साझेदारी में भाग लेने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों 2 परमाणुओं के बीच में रहते हैं। दोनों H परमाणु के बीच 2 बिंदुओं साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को निरूपित करती है। साझेदारी के एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बंधन युग्म से एकल बंधन बनता है, जिससे दोनों H परमाणुओं के बीच एक छोटी रेखा दूसरा सूचित किए जाता है। अतः हाइड्रोजन के अणुओं में निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। H11 H जैसे ये होगा। बंधन बन जाने के बाद दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास उत्कृष्ट गैस हीलियम की भांति अस्थायी बन जाता है। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 21। A, B, C 3 तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 10 और 20 है। इनमें अक्रिय गैस की पहचान करें। उत्तर, ए तत्व की परमाणु संख्या 8, बी तत्व की परमाणु संख्या 10, सी तत्व की परमाणु संख्या 20 है। इनमें बी जिसका परमाणु संख्या 10 है वह अक्रिय गैस है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 है, जबकि गैस होने के लिए आखिरी सेल यानी कि संयोजी सेल में अष्टक पूरा होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 22। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है। इसकी संयोजकता ज्ञात करें। ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता 6 है, क्योंकि आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जो इस संयोजकता के घोतक होते हैं, यानी संयोजकता कहलाते हैं। अब यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन को आपको पता करना होगा। जो आखिरी में जो मिलेगा ना, वो क्या कहलाता है? संयोजकता, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर में हुआ कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्वेश्चन में देखने वाले 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में विद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिक का चयन करें। उत्तर, विद्युत संयोजी यौगिक पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये क्या हुआ? विद्युत संयोजक यौगिक हैं। सहसंयोजक यौगिक ग्लूकोज, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्यूमिनियम, एसिटिलीन, यूरिया। क्वेश्चन देखने वाले हैं 24 नंबर। जल में मिले 2 सहसंयोजक यौगिक का नाम बताएं। ग्लूकोज और यूरिया। ग्लूकोज और यूरिया, तो आप बताएं कमेंट करके ग्लूकोज और यूरिया का फार्मूला क्या होता है। आई होप आप लोग को आता होगा। क्या लिखा? मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इन्हें अलग करने की एक विधि का उल्लेख करें। मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इन्हें अलग करने की एक सर्वाधिक उपयुक्त विधि इस प्रकार है। यह विधि क्या बोलेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह विधि वैसे अयस्कों के लिए उपयुक्त होती है जब अयस्क और उसमें विद्यमान अपद्रव्यों में कोई एक चुंबकीय हो। उदाहरण के लिए टीन के अयस्क टीन स्टोन में वुल्फ्राम अपद्रव्य के रूप में उपस्थित रहता है, जो चुंबकीय होता है। टीन स्टोन अयस्क को पीसकर महीन चूर्ण बना दिया जाता है। अब इस चूर्ण को एक विद्युत चुंबकीय बेलनों के बेल्ट पर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। वुल्फ्राम मैग्नेटाइट चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित होकर एक पात्र में गिरता है।
चुंबकीय होने के कारण पदार्थ क्या एक पात्र में गिरता है, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ उससे दूर होकर अलग पात्र में गिरता है। इसी प्रक्रिया द्वारा सकेंद्रीय मैग्नेटाइट अयस्क प्राप्त किया जाता है। अतः इस प्रक्रिया द्वारा मैग्नेटाइट में मिल अचुंबकीय पदार्थ को आसानी से अलग किया जा सकता है, फलतः शुद्ध मैग्नेटाइट प्राप्त किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, तो अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, भर्जन क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो भर्जन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्कों को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में अयस्क के सांद्रण से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित अपद्रव्य आर्सेनिक तथा अन्य उपस्थित अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाते हैं और धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे 2ZnS + 3O2 तो 2ZnO + 2SO2। 27 प्रगलन में द्रवक की क्या भूमिका होती है। प्रगलन में द्रवक की क्या भूमिका होती है। तो द्रवाहक वह पदार्थ है जिनसे निस्तापित या जारित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यशील अपद्रव्य दूर जाते हैं। इसी प्रकार प्रगलन में द्रवक की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसी की सहायता से अयस्क में मौजूद अपद्रव्य को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन में देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट भी 110% गारंटी क्वेश्चन आना ही आना है। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है। तो मोस्ट भी क्वेश्चन ये अदर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर भी लिखा, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है। उत्तर, सोडियम सक्रिय धातु है, आप लोग जानते हैं, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रख देते हैं। समझ गए कि क्यों रखते हैं मिट्टी के तेल में सुरक्षित। सोडियम एक सक्रिय धातु है, आई होप आप समझ गए, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। फुल स्टॉप। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इस मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, धातुओं के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, धातुओं की सहायता पर वायु नमी CO2 और SO2 अथवा रसायनों आदि के प्रभाव से क्षय होने या नष्ट होने के संरक्षण करते हैं। लौह नमी एवं ऑक्सीजन या वायु से अभिक्रिया कर Fe2O3 का परत बना लेता है, मतलब फेरस ऑक्साइड का परत बना लेता है, जो भूरे रंग का होता है। यह प्रक्रिया जंग लगना कहलाता है, या जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। धीरे धीरे क्या कर देता है, लोहा को जंग नष्ट कर देता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30, धातुओं के शोधन की एक विधि का वर्णन करें। धातुओं के शोधन की प्रक्रिया प्रचलित विधियां हैं, उनमें एक विधि इस प्रकार है, द्रवण विधि। कौन सा, द्रवण विधि। इस विधि के द्वारा कम द्रवणांक वाली धातुओं टीन, लेड आदि को उच्च द्रवणांक वाली धातुओं से अलग किया जाता है। इस विधि में एक मालूम भट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी भट्ठी का ताप बहुत धातु के द्रवणांक से थोड़ा अधिक रखा जाता है। अशुद्ध धातु को भट्ठी के सिरे पर रखते हैं। धातु द्रवित होकर भट्ठी के नीचे भाग ढलवा की ओर बहने लगती है, किंतु अब द्रवनशील पदार्थ पीछे छूट जाते हैं। इस विधि को बनाते हैं। क्वेश्चन में देखें 31, मिश्र धातु क्या है, किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग लिखें। मिश्र धातु क्या है,
किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम उपयोग को लिखें। देखेंगे, दो या अधिक धातुओं के साथ एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब इससे शॉर्ट भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आप देखेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एक अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इच्छित धातुओं को उपयुक्त मात्रा में मिश्रित कर मिश्रण को गर्म करने के पिघला देते हैं। पिघलते हुए द्रव को ठंडा करके ठोस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। फलस्वरूप प्राप्त ठोस को मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहलाता। सेकंड परिभाषा हो गया। दो मिश्र धातु के नाम इस प्रकार है, आप देखेंगे। पहला का नाम है पीतल। इसका उपयोग तरह तरह के बर्तन बनाने में किया जाता है तथा नारियलों, नलियों, एक कारतूस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में देखेंगे तांबा। सेकंड लिखेंगे तांबा। इसका उपयोग तांबे बनाने तगमे बनाने में किया जाता है। चूँकि तांबा कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसी कारण इसका उपयोग गर्म जल की टंकी के निर्माण में भी किया जाता है। मतलब इसका निर्माण गर्म जल की टंकी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है, इसलिए इसे रिएक्शन गर्म जल का टैंक बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 32। लोहा तांबा के दो अयस्क के नाम लिखें। उत्तर, लोहा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तांबा का कॉपर पायराइट और मैलेकाइट। आप बहुत भी 110% लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछने का चांस बनती है। तो लोहा और तांबा के दो अयस्कों के नाम लिखे। तो लोहा का होगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, और कॉपर का होगा कॉपर पायराइट और मैलेकाइट। आप बताएं कि लोहा का परमाणु संख्या कितना है और कॉपर का परमाणु संख्या कितने हैं? क्वेश्चन देखने वाले हैं 33। धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद होते हैं जो इस प्रकार है। अधात्री, अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, जारण। ये क्या हुआ? जारण। जारण, धातुमल, प्रगलन। सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत को लिखें। सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें। सोडियम धातु के निष्कर्षण इस प्रकार है। सोडियम धातु मुख्यतः द्रवित पेट्रोलियम क्लोराइड NaCl का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। चूँकि सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक काफ़ी उच्च 882 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः इसके द्रवणांक को कम करने के लिए थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिश्रण कर दिया जाता है। द्रवित मिश्रण का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु के कैथोड पर एवं क्लोरीन गैस को एनोड पर मुक्त की जाती है। यहाँ आप देखेंगे NaCl, NaCl Na+Cl माइनस क्लोरीन होगा। जब द्रवित करेंगे यहाँ पर तो Na इलेक्ट्रॉन कैथोड होगा और Cl क्या होगा? एनोड पर होगा। इसमें प्रयुक्त को डाउन की विधि कहते हैं। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? डाउन की विधि कहते हैं। मिश्रण में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन नहीं होता। सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसी कारण यह किसी विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर मुक्त सोडियम विलयन में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम प्लस H2O को जल से करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अतः कैथोड पर सोडियम धातु न मुक्त होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में रह जाता है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ें। किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने
आभूषणों को स्वच्छ एवं चमकीला बनाने के लिए एक स्वर्णकार को दिया। स्वर्णकार ने उन आभूषणों को एक दर में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया, किंतु उन आभूषणों का भार पहले से कम हो गया। क्या आप बताएंगे कि वह कौन सा द्रव्य था तथा ऐसा क्यों हुआ? स्वर्णकार द्वारा प्रयोग किया गया विलयन एक्वारिजिया है। कौन सा? एक्वारिजिया है। एक्वारिजिया विलयन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H3:1 रहता है, HCl रहता है के अनुपात में होता है। सोना एक्वारिजिया में घुलनशील है, इसलिए औरत के आभूषण का भार पहले से कम हो गया। मतलब किस में रखा है सोनार? एक्वारिजिया में रखा है। एक्वारिजिया का रेशियो क्या होता है? 3:1 HNO3 होता है। फॉर्मूला HNO3, ये रेशियो 1 यहाँ रिएक्शन करेंगे तो हो जाएगा 3:1। इसका क्या होगा? इसका रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे अब 36। एल्युमिनियम विधि क्या है? एल्यूमिनियम विधि क्या है? तो कुछ अधातुओं के ऑक्साइड Cr2O3 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि इत्यादि कार्बन द्वारा अब अवकृत नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर ये कार्बन बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अवकरण की प्रक्रिया एल्युमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। इसी प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम थर्मिक विधि कहलाते हैं। उसमें देखेंगे 37। पीतल में कांसे के अवयव तो को बताए थे। पीतल में कॉपर 80%, जिंक है 20%, कांसे है Cu 90%, Sn है 10%। आई होप आप समझ गए होंगे। पीतल में कॉपर और जिंक, कांसे में कॉपर और टीन। क्वेश्चन में देखने वाले 38 नंबर। दो ऐसी धातुओं के नाम लिखें जो ठंडे जल से अति तीव्र अभिक्रिया करती है। ऐसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई 3 परीक्षण लिखें। यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होती है तो आप उसी की पहचान कैसे करेंगे? लिखेंगे उत्तर। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल में अति तीव्र अभिक्रिया करते हैं। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धातु ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करती है। सोडियम प्लस H2O को लेंगे तो NaOH H2, पोटेशियम को लेंगे तो H2L पर 2KO हो जाएगा, KOH। इस प्रकार आप देखेंगे कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे हम, कैल्शियम प्लस H2O जल को लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन बाहर निकल के आएगी। तो हम यहाँ देंगे पोटेशियम एवं सोडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग पकड़ लेती है। हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ अभिक्रिया अपेक्षाकृत कम तीव्रता से होती है। इससे उत्पन्न ऊष्मा इतनी कम होती है कि कैल्शियम में आग नहीं पकड़ती, किंतु कैल्शियम को जल में डालने पर तैरने लगती है, क्योंकि मुक्त हाइड्रोजन गैस टू गैस की सतह से आच्छादित कर लेती है। पोटेशियम के जल के साथ अभिक्रिया सापेक्ष अधिक तेजी से होती है, अतः पोटेशियम सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है, किंतु सोडियम कैल्शियम की अपेक्षा में अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। अतः सोडियम कैल्शियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है। मतलब सोडियम की अपेक्षा ये क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। मतलब धातु जो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करती है, उन अभिक्रियाओं के हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मतलब उस स्थिति में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इन अभिक्रियाओं से उत्पन्न गैस हाइड्रोजन अलग होती है, उसमें तुरंत आग पकड़ लेती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आई होप लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका अगला चैनल क्वेश्चन के जो प्रॉब्लम है, सारे सब्जेक्ट A to Z सब्जेक्ट जितने भी आप क्लास 6 से 12 तक में आप पढ़ते हैं, सारे का कोशिश करें कि वीडियो 1 by 1 आप तक पहुँचाए। तो आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पे आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अंत तक बने रहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे।